हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइस आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। हम लोग 6th चैप्टर पे है। वी आर ऑन द 6th चैप्टर, इजंट इट? 6th चैप्टर पे हम लोग है एंड EMI हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसके अंदर मैंने राइट हैंड फिंगर रूल बताया था। राइट हैंड फिंगर रूल आपको JEE नीट में बहुत यूज होगा। आप पाम रूल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट पाम रूल होता है, लेफ्ट पाम रूल होता है, लेकिन राइट हैंड फिंगर रूल सबसे यूजफुल होता है। फर्स्ट फिंगर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द सेकंड फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। हमने मोशनल EMF भी देखा था, उसके ऊपर एक JEE सम किया था और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले कॉइल एक है, मतलब एक लूप है, वो जब एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तब उसका इंड्यूस्ड EMF कितना या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कितनी, जब अंदर होगा तो कितना और बाहर होगा तो कितना। तो इतना पोर्शन अंदर है। अब तुम लॉजिकली सोचो, तो क्योंकि V इस डायरेक्शन में है इसलिए ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये इट इज द सेम डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल वायर्स में horizontal wires will not have any induction। क्यों? क्योंकि E की वैल्यू होती है -L डॉट V क्रॉस B। तो V क्रॉस B तो है, लेकिन उसके डॉट के साथ उसका सेम ही डायरेक्शन है, मतलब वो होने वाला नहीं है। अब ये वायर तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसी वायर में होगा। सो फर्स्ट फिंगर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो सेकंड फिंगर डिनोट्स द करंट। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें ऐसे फ्लो होगा। ऐसे फ्लो होगा मतलब कौन से डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाइल एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस्ड। लास्ट टाइम का क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर भेजा भी है, काफी लोगों ने करेक्ट भी भेजा है, कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये गलत बात है। मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, कोई होमवर्क देता हूँ, तो इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, राइट? सो व्हाइल एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। इट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। फिर जब अंदर आ जाएगा, पूरी तरह से अंदर, बना देते हैं। पूरी तरह से अंदर आ गया। अब कैसा है? पूरी तरह से अंदर आ गया है। तो हॉरिजॉन्टल वायर में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल वायर में होगा। फर्स्ट फिंगर देखो, वर्टिकल वायर में कैसा होगा? फर्स्ट फिंगर डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो सेकंड फिंगर ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे करंट है। इसमें फर्स्ट फिंगर डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट तो ऊपर, तो ये तो एक दूसरे से टकराएंगे ना, यहाँ पे फाइटिंग होगी। इसका मतलब है कि नो इंड्यूस करंट। This current and this current will cancel out each other. So therefore, इसीलिए ऐसा नहीं कि इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन होगा, लेकिन ये वाले ऊपर वाले इसमें, नीचे वाले इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में सेम ही डायरेक्शन में इंडक्शन हो रहा है, इसीलिए there will be no induction. Okay, so when inside the magnetic field, current induced, when inside the magnetic field, current induced is 0. ठीक है। अब जब बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, बाहर निकल रहा है मतलब इस डायरेक्शन में ही निकल रहा है V, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रॉड के साथ कनेक्टेड है, इस सेक्शन के साथ कनेक्टेड है, बाकी का निकल गया है। तो हॉरिजॉन्टल में तो वैसे भी नहीं होने वाला है। वर्टिकल में क्या होगा? फर्स्ट फिंगर डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर, मतलब यहाँ पे करंट ऐसे होगा, तब करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये पीस ऑफ वायर को मैं रॉड कंसीडर कर रहा हूँ, वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। इसका मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसमें इंडक्शन नहीं होगा, यही करंट ऊपर से फ्लो होगा। सो व्हाइल coming out
of B, current induced is in clockwise direction. Magnitude of current हर केस में आएगा E by R, where R is the resistance. So it is minus BLV by R. ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर मैग्नीट्यूड मांगा तो मतलब एंटर करते वक्त एंटी क्लॉकवाइज, अंदर होते हुए 0, बाहर निकलते हुए क्लॉकवाइज, अंदर 0, बाहर निकलते हुए क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग इट? यस, आई होप यू आर गेटिंग इट। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं मस्त। एक हमने रॉड वाला क्वेश्चन किया था, ये स्क्वायर वाला किया, एक वाई सेक्शन वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। देखो ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ है। बाद में रब कर दूंगा इसलिए रख रहा। ये थीटा है और ये भी थीटा है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से जा रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड B। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट O है। अब Y सेक्शन is made as shown moving in magnetic field B with velocity V। वोल्टेज VAB की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज VAB की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। वोल्टेज VAB की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। वोल्टेज VAB की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। इस तरह से Y सेक्शन दिया हुआ है। अब मैं जो L है ना इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है। यहाँ पे देखो, यहां ध्यान दो। देखो ये टुकड़ा तो सीधा ये हॉरिजॉन्टल है और वो इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, इसलिए उसमें कोई इंडक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो टुकड़ा है उसके दो कंपोनेंट होंगे ऐसे, ये होगा L sin थीटा, ये होगा L cos थीटा। यहां पर भी ये होगा L sin थीटा एंड ये होगा L cos थीटा। सो व्हाट विल हैव the L sin theta components of slant section। देखो ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। slant section will generate EMF। क्यों? क्योंकि L cos theta और ये वाला L, this is along V, so no induction। it is along V, so there is no induction। कोई इंडक्शन होने ही वाला नहीं है, कोई इंडक्शन होने ही वाला नहीं है। अब नेचुरली ये एक रॉड कंसीडर करो और ये एक रॉड कंसीडर करो। तो इस रॉड के लिए फर्स्ट फिंगर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट्स मोशन। तो ऊपर मतलब करंट इसमें ऊपर हो जाएगा। करंट ऊपर है मतलब नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। उसी तरह से फर्स्ट फिंगर डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे, तो इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो जाएंगे, पॉजिटिव इधर। पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी आता है तो दोनों बैटरी में वोल्टेज क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। सो VAB विल बी प्लस 2 times BL BV इंटू क्या? L sin थीटा। क्योंकि माइनस BL भी होता है, माइनस BL भी होता है, हाँ या ना? लेकिन हमें VAB चाहिए, तो A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, इसीलिए प्लस लिखा है। ने तो वैल्यू तो माइनस BL भी होती है, लेकिन तुम्हें सेल्स इन सीरीज में मैंने भी समझाया, सर ने भी समझाया होगा कि अगर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं?
ऐड हो जाते हैं। समझ में आया? ये वाई सेक्शन है, वाई सेक्शन का हॉरिजॉन्टल सेक्शन कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। अब ये जो स्लैंट सेक्शन है इसके दो सेक्शन है, एल साइन एल कॉस, एल साइन एल कॉस। एल कॉस इज अलोंग द लाइन, तो उसमें कुछ भी इंडक्शन नहीं होने वाला है। एल साइन और एल साइन में इंडक्शन होगा। सो आंसर विल बी 2BLV साइन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लस क्यों होगा? डायरेक्शन है, इसीलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड फिंगर रूल यूजफुल है। वंस अगेन मैं बता रहा हूं, फर्स्ट फिंगर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड, thumb denotes motion of conductor, then the second finger denotes the direction of induced EMF। ये राइट हैंड ही मैं यूज कर रहा हूं। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। JEE 2013 का एक क्वेश्चन है जो इस बार 2019 या फिर इस साल 2020 में रिपीट हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं, राइट। लेकिन उसके पहले कंसेप्ट कर लेते हैं। ये तुम्हें पता ही है कि अगर एक रॉड है ऐसे, और उस रॉड को अगर मैंने सर्कल में घुमाया, ओ माय, ये सर्कल दिख भी नहीं रहा है, ओके। सो मे बी मेक अ रॉड लाइक दिस, स्मॉलर रॉड, so that circle can be generated. Right, this looks like a circle at least. No, it doesn't. Okay, try to make it a circle. Sorry. Okay, yeah, this looks like a circle. So ये सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पे पिवोटेड है, पाइवोटेड बोलते हैं या पिवोटेड है। इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ अगर L है और अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, then induced EMF is given by half B omega L square। ये याद रखना, ओके। so induced EMF in a rod rotating from one end in uniform magnetic field with omega, ठीक है। उसी तरह से अगर एक डिस्क है, ये भी याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, जेडब्ल्यू के लिए यूजफुल है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर एक डिस्क है और अगर एक डिस्क इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 घूम रही है, ओके, क्रॉस फील्ड है या ऐसा क्रॉस है और ऐसे घूमना परपेंडिकुलरली हुआ और उसका रेडियस अगर r है तो E की वैल्यू होती है हाफ B ओमेगा r स्क्वायर। ये याद रखना, हाफ B ओमेगा r स्क्वायर, ओके। व्हाट इज दिस? डिस्क ऑफ रेडियस r, ऑफ कोर्स मेटालिक डिस्क होनी चाहिए, इट्स अ मेटालिक डिस्क तो ही होगा, मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस r in B with omega velocity। ये याद रखना, हाफ B ओमेगा r स्क्वायर। डायरेक्टली यूज होगा ये क्वेश्चन, हाफ B ओमेगा r स्क्वायर, हाफ B ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन शायद आपको आता भी होगा लेकिन एक बार मेरी ओर से हम कर लेते हैं, ठीक है। A wheel having 24 spokes, each of length 1 meter, are rotating with omega is 50 radians per second in magnetic field of 1 Tesla. Induced EMF between center and rim of field। इस तरह से सर्कल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 24 such spokes। अब each spoke acts as rod। अब देखो,
सब पैरेलल में है क्योंकि रिम इज कंडक्टिंग, ईच स्पोक्स एक्ट्स ऑन द रॉड एंड ईएमएफ जनरेटेड in each spokes connect parallel to each other. याद रखना क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, डिपेंड्स। कभी यहाँ पे भी अंदर भी प्लस आ सकता है, डिपेंड किस डायरेक्शन में रोटेट होता है और किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया? मतलब इसमें समझने की बात यह है कि व्हील में 24 स्पोक्स दिए हो, 12 स्पोक्स दिए हो, 50 स्पोक दिए हो, कुछ भी दिया हो, कितने भी स्पोक्स दिए हो, हमें कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कितने भी स्पोक्स है अल्टीमेटली सब पैरेलल में है ना। क्योंकि देखो तुम अगर साइकिल का व्हील देखो तो उसकी रिम होती है, तो रिम मेटल की होती है और स्पोक्स जो होते हैं वो भी मेटल के होते हैं, सेंटर में भी मेटल का होता है, तो वो सारे पैरेलल में कनेक्ट हो गए ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 24 स्पोक्स होते हुए भी। इसमें यही समझाना है। ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आ सकता है, गुड सेट में भी आ सकता है। समझ में आया? याद रखना। और ऐसा जेडबलई नीट में भी आता है 24 स्पोक हो। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि हमारे भारत का जो झंडा है उसके जो अशोक चक्र है, उस अशोक चक्र को मेटल का मान लो और अगर वो गोल 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 घूम रहा है तो बताओ कितना ईएमएफ होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ 1 टेस्ला 50 into L का स्क्वायर, तो 25 वोल्ट आएगा। 25 वोल्ट विल बी जनरेटेड इनटू 24 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ईच स्पोक विल जनरेट E is equal to 25 volt and all EMFs are in parallel. So effective E 25 वोल्ट ही रहेगा। 25 वोल्ट के 24 बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट की, हर एक का वोल्टेज अगर 25 वोल्ट है तो ओवरऑल वोल्टेज 25 ही आएगा। ओवरऑल वोल्टेज 25 ही आने आया समझ में? एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे रॉड के ऊपर ही है, ये जेडबलई में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है? मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L is tied to a string of length 12। ओके, ये स्ट्रिंग है और फिर ऐसा रॉड है, रॉड की लेंथ L है और स्ट्रिंग की लेंथ 12 है। स्ट्रिंग डोरी है, नॉन कंडक्टिंग नेचुरली। ओके, रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड with one of the string magnetic field B in the region। ओके, इस तरह से हॉरिजॉन्टली उसको रोटेट किया गया है इन सम मैग्नेटिक फील्ड B। विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। अब देखो ओनली L पार्ट इज कंडक्टिंग, 12 पार्ट इज नॉट कंडक्टिंग। समझ में आया? तब इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट नहीं होगा, तो आई विल टेक अ स्मॉल सेक्शन, I will take a small section dx which is at a distance x. So consider a small section dx at distance x. So हम कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। सो स्मॉल d विल बी b dx, इसकी लेंथ dx है इनटू v। लेकिन v को क्या बोल देंगे? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल ना, लेकिन यहाँ पे ओमेगा इंटू एक्स होगा ना, क्योंकि उसकी लेंथ क्या है रेडियस की x। सो ओमेगा इंटू एक्स। सो ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी, कहां से कहां तक? तो यहां से यहां तक कंडक्टिंग है। सो 2l से लेकर 3l तक। क्यों? क्योंकि यहां से सेंटर से है, सो ये 2l है और वहां से कितना है 3l dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2l टू 3l b ओमेगा x dx हो जाएगा। सो
सो देयरफॉर इसकी वैल्यू आएगी बी ओमेगा, ई की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 2l से लेकर 3l तक। सो बी ओमेगा बाई 2 3l 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर। सो ये होगा 5 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ज्यादातर लोगों ने ना हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही लिख दिया था और वो गलत भी था। ओके, सो ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, विजिबल नहीं ऐसा लगा मुझे। सो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ बी ओमेगा 5l स्क्वायर। सो बी ओमेगा 5 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो नॉन कंडक्टिंग है। ये 2020 का क्वेश्चन है किसी एक पेपर का, और 2013 में पहले पूछा था। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। नोट डाउन करो इसको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आया ना, पता चला क्या? यस, पता चला। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन ये रॉड कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग जितना होगा वही कनेक्ट होगा। तो इस तरह से सॉल्व होगा, राइट। v को ओमेगा एक्स लिखे इस तरह से। रॉड और मोशनल ईएमएफ के सम्स यहाँ पे खत्म होते हैं। जितनी भी वैरायटी मुझे आती थी मैंने करवा दी है, राइट। अब मिसलेनियस पे कुछ देखेंगे लास्ट में, कुछ है तो। अभी हम लोग इंडक्टेंस की ओर जाएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। यू नो, शॉर्ट में मैं करवाऊंगा क्योंकि मुझे उसका एक दूसरा सेक्शन करवाना है, सेल्फ इंडक्टेंस। यू नो, अगर मैं बैटरी ऑन करूंगा तो क्या होगा, इट विल अपोज, बिकॉज स्लोली आई विल इंक्रीज। कभी भी आई अचानक नहीं बढ़ता है। तुम पंखा ऑन करो तो पंखा तुरंत ऑन हो जाता है, लेकिन उसमें करंट डेवलप होने में कुछ टाइम तो लगता ही है। ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट विल हैपन, करंट विल इंक्रीज। करंट विल इंक्रीज, तो म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मोनी विल इंक्रीज, मोनी इंक्रीज होगा तो फ्लक्स लिंक विद इटसेल्फ विल चेंज। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। सो L इज इक्वल टू क्या होता है, N phi by I, ये तो तुम्हें पता ही है। सो L इज इक्वल टू N BA अपॉन I। सो इट इज N म्यू नॉट N IA by L into I। ये डेरिवेशन आना चाहिए, गुजरात बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A by L। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज मेजर्ड इन हेनरी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ओके। सबसे पहला पॉइंट क्या है, L ऑफ स्ट्रेट वायर इज 0। यह है ना, एमसीक्यू नीट पे पूछा था। L ऑफ स्ट्रेट वायर 0 होता है ना, ये याद रखना। L ऑफ अ स्ट्रेट वायर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर 0 हो जाएगा तो इंडक्टेंस भी 0 हो जाएगा, ये याद रखना, ओके। L ऑफ स्ट्रेट वायर इज 0। देन आफ्टर बैटरी इज टर्न्ड ऑन and steady state is achieved, effect of L becomes 0। मतलब क्या है कि मैं ये ऑन करूंगा तो पहले अपोजिशन दिखाएगा, थोड़ी देर के बाद जब स्टेडी स्टेट करंट चला जाएगा, स्टेडी स्टेट करंट जाएगा तो I फिक्स हो जाएगा, I फिक्स हो जाएगा तो B फिक्स हो जाएगा, B फिक्स हो जाएगा तो 5 फिक्स हो जाएगा, 5 फिक्स हो जाएगा। सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 हो जाएगा, नो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो इंडक्टेंस है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। डीसी में थोड़ी देर के बाद इंडक्टेंस का इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में L एक्ट्स एज अ सिंपल पीस ऑफ वायर। ये नॉर्मल वायर है जो वाइंड की हुई है, उसका जो इंडक्टेंस का इफेक्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन एसी सर्किट होगा तो इंडक्टेंस कंटिन्यूअसली पिक्चर में आएगा। अब मुझे जो चीज करवानी है इसमें, दैट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस। दैट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस में वो आज करवा देता हूँ। ट्रांजिएंट रिस्पांस उसके ऊपर समझ आते हैं इसीलिए, राइट। सो ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ कैपेसिटर भी मैंने करवाया था आपको कैपेसिटेंस वाले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। उसी तरह से हम लोग करने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ ट्रांजिएंट transient response of inductor।
इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टर लगाया और इस तरह से बैटरी लगा दी। रेजिस्टर की क्या जरूरत है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब अपोजिशन बंद हो जाएगा ना तो ये नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा, और नॉर्मल वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। ये एल है, ये आर है, राइट। सो क्या बोलेंगे, एट स्टार्ट, याद रखना t is equal to 0 when switch is on, made on, then ये याद रखना इंडक्टर acts as an open circuit, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, याद रखना। एट स्टार्ट कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, लेकिन एट स्टार्ट इंडक्टर विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। So therefore at any given time I is given by I0 into 1 minus to minus R by L into T. It is given by minus RT by L भी बोल सकते हैं। Yes, I is given by I0 into 1 minus e raised to R by L into T, where I0 क्या है, I0 is V0 by R, I0 क्या है, V0 by R, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगा तो अभी मैंने बताया कि इंडक्टर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। सो एट t is equal to 0, I is equal to 0, क्यों, फुल अपोजिशन दे रहा है, देखो ना, t is equal to 0 करो तो e raised to 0 1 होता है, 1 minus 1 0, तो I equal to 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, ओके। एट t is equal to infinity, t is equal to infinity पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि e raised to minus infinity that is 1 upon e raised to infinity इस तरह का मैंने करवाया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। सो इन स्टेडी स्टेट इफेक्ट ऑफ L is becomes 0, इफेक्ट ऑफ L is 0, याद रखना, इफेक्ट ऑफ L 0 है, L कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि L is mu naught n square a by L, उसका करंट पे डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन स्टेडी स्टेट रीच होगा तो इंडक्टर का जो अपोजिशन है वो खत्म हो जाएगा, अपोजिशन खत्म हो जाएगा मतलब इंडक्टेंस का L का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इंडक्टेंस के L का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब मुझे टाइम कांस्टेंट चाहिए, तो टाइम कांस्टेंट के लिए मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा टाइम कांस्टेंट के लिए, सो एट t is equal to L by R, R by L है ना, so t is equal to L by R, देखो L by R करेंगे तो e minus R by L into t बराबर है L by R, L is equal to VT by V by बराबर है, t is equal to L by R, I will become I0 into 1 minus e raised to minus 1, that is I0 into 1 minus 1 upon e, okay, I0 into 1 minus 1 by e हो जाएगा, I0 into 1 minus 1 by e हो जाएगा, so that will be I0 into 1 minus 0.37, that is 0.63 times I0, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टाउ is time taken by inductor to reach 63% of steady state current, steady state current, okay, याद रखना ये बहुत important, it is very very important, नोट डाउन करो जल्दी इसको, फटाफट नोट डाउन, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में तो श्योरली नहीं मिलेगा, अच्छे से इसको नोट डाउन करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसिएंट रिस्पांस लिया है, एक रजिस्टर यूज किया है, क्यों यूज किया उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, क्यों यूज किया उसका कारण मैंने आपको बता दिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी नोट डाउन करो, चलो जल्दी क्विकली नोट डाउन करो। Yes, have you noted down? Very good. चलो अब डिस्चार्ज भी देखना है,
डिस्चार्ज मतलब पहले ये ऑन ही था, सो डिस्चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डिस्चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा। So in discharging at t is equal to 0, switch is made open. Switch is made open मतलब स्टार्टिंग में स्विच बंद था, अब स्विच को ओपन कर दिया गया है। Then I is given by I0 e raised to minus r by l into t। ये याद रखना, उल्टा होता है। अगर पहले से स्विच ऑन था, अगर पहले से स्विच ऑन था और फिर उसको ओपन किया, मतलब ऑलरेडी करंट खींच रहा था, स्टेडी स्टेट में आ गया था, सब कुछ कंप्लीट था, और अगर खींचा है, मतलब ये है ना, ट्रांजिएंट रिस्पांस हर जगह होता है, जैसे पंखा है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, जिसमें भी कॉइल है उस सब में ऐसा होता है। इसका मतलब अगर डीसी कनेक्ट करेंगे तो, हाँ एसी कनेक्ट करेंगे तो होता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होता है। एसी डीसी कनेक्ट करेंगे तो डीसी ऐसे मेटल डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, तुम अगर जाओ तो पता है फ्रीज करते हैं तुमको, तो वो डीसी पे चलते हैं, लेकिन उसके अंदर कॉइल ही होती है, तो उस तरह से वो चलता है। I is equal to I0 e raised to ls at t is equal to 0। I की वैल्यू क्या है? I0। क्यों? नेचुरली, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी हमने स्विच को ओपन किया नहीं है, जस्ट ओपन किया है, तो जितना करंट था उतना ही रहेगा। फिर at t is equal to infinity, I की वैल्यू 0 हो जाएगी, नेचुरली ओपन सर्किट करेंगे तो अल्टीमेटली उसमें से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। देन at t is equal to tau is equal to r l by r, l by r, क्या होगा? I will be I0 by E, that is 0.37 times I0। So this is discharge time constant, याद रखना सेम नहीं होता। So discharge time constant क्या है? It is time taken to reduce current to 37% of steady state, 37% of steady state, reduce current to 37% of steady state। जिस तरह से V is equal to V0 e raised to minus V is equal to V0 e raised to minus t by RC था डिस्चार्ज के वक्त, उसी तरह से I is equal to I0 e raised to minus R by L into t। यहाँ पर भी I0 की वैल्यू तो V0 by R ही है, यहाँ पर भी I0 की वैल्यू तो V0 by R ही है, यही याद रखना है, ओके। यहाँ पर भी V0 की वैल्यू तो I0 by R, V0 by R ही है I0 की वैल्यू, यस, ठीक है। इस पे एक स्टैंडर्ड सम कर देते हैं, बाकी के सम्स इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पांस कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन, जेडबल नीट में कम आते हैं, लेकिन इंडक्टर के ऊपर बहुत पूछते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक अप 7 चैप्टर के साथ भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है जो प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन एक ये चीज करते हैं, ओके। टाइम टेकन बाय इंडक्टर to reach I as I0 by 2, half of steady state, half of steady state value। कैसे करेंगे? So I is equal to I0 into 1 minus e raised to minus R by L into t। I is equal to I0 by 2 है, तो I0 by 2 is equal to I0 into 1 minus e raised to minus RT by L। so देखो I0 कट जाएगा, 1 by 2, so e raised to minus RT by L is 1 by 2, so e raised to RT by L is equal to 2 हो जाएगा। so RT by L is equal to log of 2 हो जाएगा। so t is equal to क्या आएगा? L by R log of 2। so t की वैल्यू क्या आएगी? 0.693 L by R।
ये इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मैं हाफ पे डिस्चार्ज भी करूंगा ना तो भी यही आंसर आएगा। अगर मैं हाफ पे डिस्चार्ज भी करूंगा ना तो भी यही आंसर आएगा। तुम डिस्चार्ज के लिए देखो, ये चार्जिंग के लिए है, ये किसके लिए है? चार्जिंग के लिए है। टाइम टेकन टू रीच I इज इक्वल टू I0/2, चार्जिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे डिस्चार्जिंग के लिए भी लिखूंगा ना तो देखो I इज इक्वल टू I0 हो जाएगा e⁻⁻ R/L into t। अब देखो I0/2 करो, I0/2 विल बी I0 e⁻⁻ R/L into t। फिर भी क्या आ जाएगा? देखो 2 इज इक्वल टू e⁻⁻R/L into t, सो log of 2 विल बी R/L into t। तो t की वैल्यू आएगी L/R log of 2। मतलब भले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम में आधे पे पहुंचने का समय सेम है, आधे पे पहुंचने का समय सेम है। ओके, इसका ग्राफ हमें देखना जरूरी है, याद रखना। मतलब कभी I to I0/2 आया या 0 से लेकर I0/2 आया, मतलब चार्जिंग मतलब क्या, हमने जस्ट स्विच ऑन किया है तो 0 से लेकर I0/2 के लिए जो टाइम है उतने ही टाइम में I0 से I0/2 पे आएगा, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट्स दोनों के अलग अलग है। इसका एक ग्राफ है जो कैपेसिटर की तरह ही है, ये है चार्जिंग और ये है डिस्चार्जिंग, हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये है चार्जिंग, ढंग से पढ़ना पड़ेगा ना, ओके। ये है चार्जिंग और ये है डिस्चार्जिंग। ये चार्जिंग है और ये डिस्चार्जिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रोकते हैं। आज मैंने आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हम ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम म्यूचुअल इंडक्शन पे जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो मुझे करवाने हैं आपको, जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है। सो यू, आई होप यू एंजॉय दिस जेडब्ल्यू लेक्चर। यस, और अच्छे से कर लेना। आज कुछ ऐसा होमवर्क नहीं है लेकिन ये सब सम्स अच्छे से कर लेना, अच्छे से होमवर्क ग्रुप में डाल देना। I hope you enjoyed this lecture. This is Ashish sir signing off. Thank you so much. Take care. Bye.